गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग सुभाष चंद्र बोस एवं आज़ाद हिंद फौज के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि कल हम लोग पढ़े थे, महात्मा गांधी के द्वारा जो चलाया गया आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बाद जन आंदोलन एवं सरकार के दमनात्मक उपाय, उसमें से क्या क्या दमन किया गया हमारे भारतवासियों पर, हमारे देश की जनताओं पर, कितने आदमी मरे, कितने घायल हुए, फिर भी हमारा आंदोलन रुका नहीं। उसके बाद हम लोग जिस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन हम लोगों का आज़ादी के लिए महात्मा गांधी के द्वारा ये अंतिम लड़ाई थी, और इसी लड़ाई के बाद हम लोगों का देश को एक आज़ादी मिली जाके 15 अगस्त 1947 को। तो इसका असर कहीं ना कहीं हम लोग का जो द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था 1939 से 1945 तक लगभग चली थी, तो उस दौरान बहुत सारे देश यानी ब्रिटिश सरकार खासकर भारत की सहायता चाहते थे, लेकिन भारतीयों ने इसे नकार दिया, उसे सहायता से इनकार कर दिया। इसके बाद धीरे धीरे 3-4-5 साल चला, और ये इसके बाद 1945 में क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध रुक गया। उसके 2 साल बाद, लगभग 2 साल बाद हमारा देश आज़ाद हुआ। तो उससे पहले हम लोग जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस एवं आज़ाद हिंद फौज के बारे में, जो इसने एक संगठन किया था आज़ाद हिंद फौज के लिए, फॉरवर्ड ब्लॉक, जो 1939 ईस्वी में, उसी के बारे में डिटेल्स दिया था। ये भी एक कांग्रेस के प्रमुख महत्वपूर्ण नेता थे। तो देखो, सुभाष चंद्र बोस 1938 ईस्वी में हुए, पुनः 1939 ईस्वी में कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचित। तो ये सुभाष चंद्र बोस क्या थे, 1938 एवं 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। गांधी जी से मतभेद होने के कारण, तो सुभाष चंद्र बोस का गांधी जी के साथ कुछ मतभेद होने के कारण उन्होंने 1939 ईस्वी में पार्टी का अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया था। ये कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष चुने गए थे, उसमें से 1938 और 1939 को। परंतु 1939 ईस्वी में क्या हुआ कि महात्मा गांधी से इसके कुछ मतभेद होने के कारण, इसे मतभेद होने का एक रीज़न सिंपल सी था कि महात्मा गांधी जिस तरह से अपने आज़ादी चाहते थे, ये उस तरह का नहीं चाहते थे। तो दोनों में कुछ आपसी मनमुटाव हो गया, और दोनों का जो पक्ष में जो एक जैसा सहमति नहीं बनने के कारण उससे मतभेद हो गया, और वह 1939 में जो अध्यक्ष पद दिया था वह अपने महात्मा गांधी के साथ मतलब मतभेद होने के कारण वो अपने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। फिर उन्होंने 1939 ईस्वी में ही उन्होंने एक नए दल का गठन किया, जिसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। तो याद रखोगे, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। कब? 1939 ईस्वी में। ये याद रखोगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो 1939 में उन्होंने एक नए दल का गठन किया, जिसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। 2 जुलाई 1940 को उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार करके बाद में छोड़ दिया गया। ठीक है, 2 जुलाई 1940 को ब्रिटिश सरकार ने उसे गिरफ्तार कर लिया था, फिर उसे बाद में छोड़ दिया तथा कलकत्ता में उनके घर पर ही नज़रबंद कर दिया गया। तो कलकत्ता में जो उसका घर था वहीं पर उसको नज़रबंद कर दिया गया। 17 जनवरी 1941 को वे गुप्त रूप से एक पठान के वेश में पेशावर चले गए। तो 17 जनवरी 1939 ईस्वी को वे चुपके से एक पठान के रूप में, ठीक है, पठान जो मुसलमानों का जो कुछ ड्रेस होते हैं, तो उस ड्रेस के रूप में पठान के रूप में हुए पेशावर चले गए, जो आज क्या है, पाकिस्तान में है। पेशावर चले गए तो वहाँ से अफ़गानिस्तान पहुँच गए। पेशावर पहले पाकिस्तान गए, जो आज पाकिस्तान में पेशावर है, वहाँ चले गए। वहाँ से फिर अफ़गानिस्तान, उसी के बगल में एक देश है, वहाँ पर चले गए, और वहाँ से वे रूस गए तथा मार्च 1941 में हवाई मार्ग से रूस से जर्मनी पहुँचे। तो वो जो 1939 में उसे नज़रबंद 1940 ईस्वी में उसे कलकत्ता के अपने ही घर पे नज़रबंद कर दिया गया। तो वो 1941 के 17 जनवरी को गुप्त रूप से पठान के वेश में पहले पेशावर, उसके बाद अफ़गानिस्तान, और वहाँ से अफ़गानिस्तान से वो रूस गए तथा 1941 में हवाई मार्ग से वो रूस से जर्मनी भी पहुँचे। इसी तरह से वो विदेशों की बस दौरा करते रहे इसी आज़ादी के लिए, तरह तरह का अपना उसका लक्ष्य जो था। तो देखो, सुभाष चंद्र बोस जून 1943 में जापान पहुँचे। उसके बाद वो कहाँ, पहले रसिया गए, रसिया के बाद वो गए जर्मनी, जर्मनी के बाद फिर जापान पहुँचे 1943 को।
26 अगस्त 1943 को उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का दायित्व ग्रहण किया एवं इसके प्रमुख सेनापति बने। और ये आज़ाद हिंद फौज की जो गठन हुई वो 26 अगस्त 1943 को वह उसका पदभार ग्रहण किया तथा उसका सेनापति बन गए। आज़ाद हिंद फौज की औपचारिक स्थापना 1942 में ही हुई थी। तो इसकी स्थापना औपचारिक रूप से 1942 में ही हुई थी, परंतु इसे 1943 को इसे आज़ाद हिंद फौज का क्या सेनापति चुना गया और उसका वो नेतृत्व किया। इसकी स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? रास बिहारी बोस ने की थी, जो एक पुराने क्रांतिकारी थे और 1915 में जापान चले गए थे। और 1915 में वह कहाँ के चले गए थे? जापान चले गए। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया तथा सेना में नए ऊर्जा का संचार किया। तो ये जो आज़ाद हिंद फौज एक पुरानी संगठन थी, तो उसको एक क्या नया रूप से पुनर्गठन किया किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। और उन्हें नेताजी कहकर बुलाया जाता था। और इसका जो बाद में उससे आज़ाद हिंद फौज का जो गठन करने के बाद इससे नेताजी के नाम से भी वो विख्यात हो गए और उसी के नाम से उसे बुलाया जाता था। उन्होंने उद्घोष या नारा थे दिल्ली चलो एवं जय हिंद, इसका दो प्रमुख नारा था। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज का जब यह सेनापति बना उस समय इसने दो नारा दिए थे, उसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण नारा इसमें से दिल्ली चलो और जय हिंद, ये इसके दो प्रमुख नारे थे। अब आज़ाद हिंद फौज की सफलताएं। आज़ाद हिंद फौज की जो सफलताएं हैं वो जापान ने सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद भारत के अध्यक्ष की मान्यता दी। तो जापान ने सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद भारत के अध्यक्ष की मान्यता दी गई। नवंबर 1943 में जापान ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह आज़ाद हिंद फौज को सौंप दिया। तो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह आज है वो उस समय किसको सौंप दिया? आज़ाद हिंद फौज का जो संगठन था, जो इसके नेतृत्व कौन कर रहे थे? सुभाष चंद्र बोस, उसको सौंप दिया। सुभाष चंद्र बोस ने इन द्वीपों की यात्रा की एवं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत में द्वीपों में भारत का तिरंगा झंडा फहराया। और उसको जब सौंप दिया गया तो उसके बाद वह वहाँ पर भी भारत का झंडा फहराया। जापानी सेना के साथ आज़ाद हिंद फौज इम्फाल वर्तमान मणिपुर राज्य में पहुंची। उसके बाद देखो जापानी सेना कहाँ पहुंची? आज़ाद हिंद फौज इम्फाल पहुंची और जापान द्वितीय विश्व युद्ध में पराजित हो गया। और इस प्रकार क्या हुआ? जापान एक छोटे देश होने के कारण द्वितीय विश्व युद्ध में पराजित हो गया। जापान के पराजय ने आज़ाद हिंद फौज के भाग्य को निर्भर कर दिया। तो इस प्रकार देखो, जिस प्रकार जापान द्वितीय विश्व युद्ध में पराजित हो गया तो आज़ाद हिंद फौज के भाग्य का भी निर्णय कर दिया। नेताजी रंगून से बैंकॉक पहुंचे। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जो आज म्यांमार के नाम से जिस देश को हम लोग जानते हैं वो उस समय बर्मा के नाम से जाना जाता था। तो बर्मा की राजधानी रंगून थी, वहाँ से फिर बैंकॉक पहुँचे वो, और वहाँ से टोक्यो, फिर से वो टोक्यो यानी जापान हवाई जहाज से रवाना हुए। कहा जाता है कि उन्हें टोक्यो जाते समय मार्ग में विमान दुर्घटना में उनका गंभीर चोट आई और जापानी सरकारी विवरण के अनुसार 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गया। ये एक का आज तक ये एक सच नहीं मिला है कि सुभाष चंद्र बोस की कब मृत्यु हुई है। ये कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 वह कहाँ से जापान के लिए जब रवाना हुए थे टोक्यो के लिए, तो उसी दौरान उसकी जहाज दुर्घटना में मृत्यु हो गई, ऐसे कहा जाता है। लेकिन अभी तक इसका एग्जैक्ट सच नहीं मिला है। लेकिन उसी दिन से सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। अब आज़ाद हिंद फौज के संघर्ष का महत्व। आज़ाद हिंद फौज का क्या संघर्ष था, उसका क्या महत्व था? आज़ाद हिंद फौज यद्यपि भारत को स्वतंत्रता कराने के उद्देश्य में तो असफल हुई, परंतु भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उसका एक सम्मानीय स्थान प्राप्त हुआ। और यह भारत को आज़ादी के लिए उसने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। परंतु इसके द्वारा क्या भारत को आज़ादी तो नहीं मिली, परंतु वह एक सम्मानीय स्थान प्राप्त हुआ। इसके लिए बहुत सारे लोगों को जागरूक किया गया। आज़ाद हिंद फौज के 3 अफसर G.S. ढिल्लों, प्रेम सहगल एवं शाहनवाज खां पर दिल्ली के लाल किले पर चलाए गए मुकदमे के प्रति समस्त राष्ट्र की सहानुभूति उत्पन्न हुई। पंडित
जवाहरलाल नेहरू एवं भूलाभाई देसाई ने आज़ाद हिंद फौज के अफसरों की ओर से मुकदमा लड़ा। तो ये जो आज़ाद हिंद फौज के 3 जो प्रमुख अफसर थे, GS ढिल्लों, प्रेम सहगल एवं शाहनवाज खां, जो दिल्ली के लाल किले पर चलाए गए मुकदमे पर के प्रति समस्त राष्ट्र की सहानुभूति उत्पन्न हुई और पंडित नेहरू तथा भूलाभाई देसाई ने आज़ाद हिंद फौज की ओर से मुकदमा लड़ा। अंग्रेज इससे घबरा गए और इससे अंग्रेज का भी मन में डर उत्पन्न हो गया। अंततः उन्होंने आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों को छोड़ दिया। इस प्रकार जो तीनों अधिकारी थे आज़ाद हिंद फौज के, वो तीनों को छोड़ दिया। आज़ाद हिंद फौज की इस चेतना ने देश के सैन्य बलों को प्रभावित किया। तो जिस प्रकार आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से आदमी को जो चेतना प्राप्त हुई सैन्य बलों में, उसे मुंबई में तथा नौसेना के अन्य मुख्यालयों में विद्रोह हुए और इन विद्रोह में उसकी नींव हिला कर रख दी, जिससे ब्रिटिश साम्राज्य टिका हुआ था। तो ये जो आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से सेना में जो प्रेरणा मिली, जो सैन्य बलों में प्रभावित हुए, जिसके कारण से उन्हें मुंबई में तथा नौसेना के अन्य मुख्यालयों में विद्रोह भी कर दिया। जितने भी सैनिक थे वो सब ने विद्रोह कर दिया, जिसके कारण अंग्रेज सरकार की नींव हिला के रख दी। स्वतंत्रता पूर्व की गतिविधियाँ। अब देखो हमारा देश जो अभी आज़ादी के करीब ही पहुंच रहा था कि उससे पूर्व की क्या क्या सा गतिविधियाँ हुई थी, उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ने। भारत छोड़ो आंदोलन एक प्रकार असफल हुआ। इसी प्रकार आज़ाद हिंद फौज की भी संघर्ष समाप्त हो गई। हम जान रहे हैं कि जो 8 अगस्त 1942 को क्या भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ, लेकिन वो आंदोलन भी असफल हुआ। फिर आज़ाद हिंद फौज भी असफल हुआ, परंतु भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के मार्ग में ये दोनों घटनाक्रम मील के पत्थर सिद्ध हो गए। ये भारत छोड़ो आंदोलन और आज़ाद हिंद फौज, ये दोनों ही मील का पत्थर साबित हुए। भारत की जनता अंग्रेजों को तब तक शांति से न रहने देने के लिए कृतज्ञ संकल्प थी जब तक वे भारत को न छोड़ दे। तो भारत की जनता फिर भी पीछे नहीं हटी। वो ये भी चाहते थे कि जब तक ये हमारा देश छोड़ के नहीं चले जाएंगे, हम तब तक शांति से जीने नहीं देंगे। हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं, चाहे उसके लिए हम लोग का कुछ भी हो जाए, मर भी जाए, लेकिन हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। ऐसे उन लोगों की गतिविधियाँ उत्पन्न होगी। उसके बाद देखो शिमला सम्मेलन। महात्मा गांधी को खराब स्वास्थ्य होने के कारण मई 1944 में जेल से रिहा कर दिया। जब महात्मा गांधी जेल में थे उस दौरान उसका स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण उसे जेल से रिहा कर दिया गया। यूरोप में युद्ध समाप्ति की ओर था। तो यूरोप में भी युद्ध समाप्ति की ओर था। जो समय चल रहा था द्वितीय विश्व, नए वायसराय लॉर्ड वेवल, तो उस समय वहाँ के वायसराय कौन थे, नए जहाँ पे वायसराय थे वो लॉर्ड वेवल ने गतिरोध को समाप्त करने का विचार किया और जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन आयोजित किया गया और यह सम्मेलन भी ऐसा कोई समाधान निकाल पाने में असफल रहा जो कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग दोनों को स्वीकार हो। तो जो शिमला समझौते शिमला में 1945 में हुआ, यह सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें से मुस्लिम लीग और कांग्रेसों के बीच में दोनों को स्वीकार हो ऐसे कुछ सहमति बनी नहीं। उसके बाद देखो 1946 में कैबिनेट मिशन की स्थापना हुई। तो देखो कैबिनेट मिशन 1946, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंग्लैंड में जुलाई 1945 को प्रधानमंत्री एटली के नेतृत्व में मजदूर दल की सरकार सत्ता में आई। तो ही इंग्लैंड में 26 जुलाई 1945 को ब्रिटेन का जो नए प्रधानमंत्री एटली मजदूर दल की सरकार की सत्ता में आई। सरकार ने एक मिशन भारत भेजने का निर्णय किया, जिसमें ब्रिटिश मंत्रिमंडल कैबिनेट के 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स एवं A.V. अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग अस्वीकार कर दिया। तो कैबिनेट मिशन जो 1946 में गठित किया गया वो मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। इसके एक संघर्ष के निर्माण का प्रस्ताव रख इसमें ब्रिटिश भारत पर अंग्रेजों का सीधा शासन एवं देशी रियासत दोनों सम्मिलित होगी। कैबिनेट मिशन ने केंद्र में एक अंतरिम सरकार तथा भारतीय संविधान के निर्माता करने के लिए एक संविधान निर्मात्री सभा के गठन की संस्तुति की और कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग दोनों ही अंततः कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लिया। तो ये जो कैबिनेट मिशन योजना को कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार
कर लिया। इसी बीच संविधान निर्मात्री सभा का भी गठन 1946 में ही किया गया कि चुनाव की तैयारी चल रही थी। संविधान सभा में कांग्रेस को अपार बहुमत था, तो संविधान सभा में कांग्रेस को बहुत ज़्यादा बहुमत था, इसलिए मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को दी गई स्वीकृति वापस ले ली। जब कांग्रेस को बहुत ज़्यादा क्या मिला, बहुमत मिला, तब मुस्लिम लीग ने अपनी सहमति वापस ली। तब प्रत्यक्ष अथवा सीधी कार्यवाही का निर्णय लिया गया। अब मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही। वायसराय ने 14 अगस्त 1946 को जवाहरलाल नेहरू के अंतरिम सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। तो उसी प्रकार 14 अगस्त 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने के नेतृत्व में क्या किया, वायसराय अंतरिम सरकार का गठन किया। तो किसको, वही वायसराय 1946 में पंडित नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया, बुलाया। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त का दिन प्रत्यक्ष कार्यवाही के लिए तय किया। तो इस प्रकार मुस्लिम लीग को 16 अगस्त को, उसके 2 दिन बाद यानी 14 अगस्त 1946 के बाद वो 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही के लिए मुस्लिम लीग के लिए तय किया। इस कार्यवाही का उद्देश्य पाकिस्तान निर्माण के लिए अंग्रेजी सरकार पर दबाव डालना। तो इसी मिशन में उन लोगों का गठन किया गया कि नहीं, मुस्लिम लीग का मांग था कि हमें अलग पाकिस्तान चाहिए। कलकत्ता में यह दिन भयानक कार्यकलापों के साथ शुरू हुआ। चाकूबाजी, हत्या एवं विशाल स्तर पर आगजनी, सांप्रदायिक हिंसा देश के अन्य भागों में भी फैल गए। तो इस प्रकार से वहाँ दंगे फंसते हो गए जो पूरे देश में फैल गया। अब देखो माउंटबेटन योजना। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स घोषणा की कि अंग्रेज 30 जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे। तो इस प्रकार जब वहाँ ब्रिटेन के ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन, एटली ने यह अनाउंस कर दिया कि 30 जून 1948 तक भारत अंग्रेजों ने छोड़ देंगे। नए वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, तो उस समय जो नए वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन ने 24 मार्च 1947 को अपना पदभार ग्रहण किया। 24 मार्च 1947 को अपना पद ग्रहण किया और वह इस बात से आश्वस्त थे कि भारत का विभाजन आवश्यक है। जब इतना ज़्यादा दंगे फसदे होने लगा तब लॉर्ड माउंटबेटन को भी यह समझ में आ गया कि भारत को किसी भी हालत में विभाजन करना ही एकमात्र उपाय है। वो 3 जून को उन्होंने अपनी योजना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि भारत को सत्ता का हस्तांतरण केवल देश के विभाजन के आधार पर ही संभव है। और उसी के बाद वो 3 जून 1947 को उन्होंने यह घोषणा कर दिया कि भारत में यदि शासन सत्ता चाहिए तो भारत का विभाजन बहुत ही अनिवार्य है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि सत्ता का हस्तांतरण जून 1948 में नहीं वरन उससे काफ़ी पहले कर दिया जाएगा। और उन्होंने जो वहाँ के ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने अनाउंस किया था 30 जून 1948 तक भारत छोड़ने का, लेकिन इसने कहा कि 1948 तक नहीं, उससे पहले ही हम लोग भारत को छोड़ देंगे। मुस्लिम लीग ने भी भारत के विभाजन की योजना को 10 जून को स्वीकार कर ली। इस प्रकार मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की जो योजना थी उसको 10 जून को स्वीकार कर लिया। कांग्रेस ने यह योजना 15 जून को स्वीकार। उसके 5 दिन बाद कांग्रेस ने अपना योजना को उसी को भारत के विभाजन की योजना को स्वीकारा। कांग्रेस के किसी भी नेता ने विभाजन के विचार का अनुमोदन नहीं किया, परंतु सभी को इसे एक आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार करना है। कांग्रेस के कोई भी नेता ये नहीं चाहते थे कि भारत का विभाजन हो, परंतु मुस्लिम लीग के जिद के सामने इसे मजबूरन आवश्यक बुराई के रूप में भी बुराई हो रहा है, जानते हुए भी उसे स्वीकार करना पड़ा। क्यों? क्योंकि हमें अपने देश को आज़ाद चाहिए, सत्ता चाहिए। सांप्रदायिक दंगों ने गंभीर रूप से धारण कर लिया और इन परिस्थिति में इस अवस्था एवं अराजकता के निपटने के लिए एकमात्र तरीका विभाजन ही नज़र आ रहा था। तो वैसे सिचुएशन में भारत में एकमात्र जो आज़ादी के लिए चाहिए था तो वह विभाजन था। बिना विभाजन से भारत में सत्ता संभव नहीं है। हमेशा आंतरिक दंगे फंसते होते रहेंगे क्योंकि मुस्लिम लीग अपनी मांग पर अड़े रहेंगे और कांग्रेस भी अपनी तरफ से कोई सहमति नहीं देने के कारण वही ब्रिटिश का जो हम लोग का अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन, तब वही एकमात्र उपाय चुन लिया कि भारत का विभाजन ही एकमात्र तरीका है यह देश आज़ादी के लिए। और उसने इस प्रकार हम देखें कि भारतीय संविधान अधिनियम 1947 बन गया।
तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ब्रिटिश संसद ने 15 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ। तो ब्रिटिश संसद, वहाँ पर जो ब्रिटिश इंग्लैंड में एक संसद है, वहाँ पर 15 जुलाई 1947 को क्या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित कर दिया गया। 18 जुलाई को इस पर शाही स्वीकृति मिल गई। यह अधिनियम पारित हुआ 15 जुलाई 1947 को और 8 जुलाई को इससे क्या स्वीकृति मिल गई। पाकिस्तान का निर्माण पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्राप्त कर मिलाकर किया जाना था। तो इस प्रकार जिस क्षेत्र में ज़्यादा मुसलमान बाहुल क्षेत्र था, उस क्षेत्र को पहले ही कैप्चर करने का निर्णय लिया था। पाकिस्तान के निर्माण में जैसे पूर्वी बंगाल, आज जो वर्तमान में बांग्लादेश है, आज जो पूर्वी बंगाल जो 1971 में बांग्लादेश बना, इससे पहले वो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो पाकिस्तान निर्माण में उसका अहम रोल था कि हम लोग भारत के पूर्वी भाग में जो पूर्वी बंगाल, आज मतलब हम लोग जो पश्चिम बंगाल हमारा देश का एक राज्य है, उसी के पूर्वी भाग में जो अभी एक देश बना है बांग्लादेश, उस समय वह पूर्वी बंगाल के नाम से विख्यात था। उसके बाद पश्चिमी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, उत्तरी पश्चिम सीमांत प्रांत को मिलाकर किया जाना था। ये पाकिस्तान की अपना डिमांड थी, मांग थी। बाकी समस्त क्षेत्र जो अब तक ब्रिटिश भारत में भाग थे वो भारत के अंतर्गत, और बाकी जितने भी क्षेत्र थे जो ब्रिटिश भारत के भाग थे वह सभी भारत के क्षेत्र में आ जाएगा। इसी तरह स्वतंत्र भारत का जन्म हो गया। 15 अगस्त 1947 को भारत मध्यरात्रि में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। 14 अगस्त को भारत की स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर जवाहरलाल नेहरू संविधान निर्माती सभा को ये यादगार भाषण दिया कि उन्होंने कहा कि अर्धरात्रि के इस क्षण में जब समस्त विश्व सो रहा है, तब भारत जीवन एवं स्वतंत्रता की ओर आगे जाग रहा है। उन्होंने जनता को स्वयं को भारत की सेवा के लिए वचनबद्ध करने का ये प्रेरित किया, कहा। ठीक है, तो 14 अगस्त 1947 के मध्यरात्रि में पंडित नेहरू ने ये भाषण दिया। तो जब सारा दुनिया सो रहा होगा तब भारत आज़ाद हो रहा है, भारत अपनी प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे उन्होंने कहा। और उन्हें जनता को स्वयं को अपने आप की सेवा को वचनबद्ध करने को भी कहा, सभी को इसके प्रति समर्पित करने को कहा। और 15 अगस्त को जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्रता भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। इसी प्रकार 15 अगस्त 1947 को वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। संविधान सभा ने, जिसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, तो संविधान सभा के अध्यक्ष जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वो भारत के संविधान निर्माण किया। और इस तरह से 26 जनवरी 1950 की भारतीय संविधान लागू कर दिया गया, जो भारतीय गणतंत्र का जन्म हुआ। इस प्रकार देखो ये चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो गया। बस बचा है हम लोगों का सारांश। सारांश में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखो, महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और उन्होंने चंपारण के किसानों के हितों को मुद्दा उठाया तथा खेड़ा के कृषकों, खेड़ा एक जगह है, खेड़ा के कृषक और अहमदाबाद में कपड़ा मिल का कार्य कर्मचारियों के हितों के लिए संघर्ष किया। दूसरा पॉइंट, ब्रिटिश सरकार ने रोलेट एक्ट पारित किया, जिसने पुलिस के लोगों को बिना कोई कारण बताए जेल भेजने का अधिकार प्रदान। तो रोलेट एक्ट उसके लिए गठित ही किया गया था जो बिना कारण से उसको पकड़ के मारपीट करना, जेल में डालना। तीसरा, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला नरसंहार हुआ। चौथा, तुर्की के खलीफा के साथ व्यवहार का विरोध हुआ। खिलाफत आंदोलन का महात्मा गांधी का समर्थन प्राप्त किया। फिर देखो, ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन प्राप्त किया। तो इस प्रकार महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया। फिर 12 फरवरी 1922 को चौरी चौरा एक जगह उत्तर प्रदेश का है, वहाँ पर एक भीड़ से भरी हुई आम जनता ने एक चौकी, पुलिस चौकी को आग लगा दी गई, जिसमें 22 पुलिसकर्मी की मृत्यु हो गई। इसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1922 में क्या किया, वापस ले लिया। क्यों? क्योंकि आम जनता के द्वारा एक पुलिस चौकी, पुलिस थाने को जला देने के कारण उसमें 22 पुलिसकर्मी की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण महात्मा गांधी ने सोच लिया कि यह आंदोलन उग्र हो रहा है, यह शांतिपूर्ण लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, जिसके कारण उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए साइमन आयोग को भेजा गया। इसके सदस्य सभी अंग्रेज होने के कारण भारत ने इसे बहिष्कार किया और इसी बहिष्कार के दौरान हमारे देश के अग्रणी नेता लाला लाजपत राय का लाठीचार्ज से
मृत्यु हो गई। कांग्रेस ने दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में अपने पूर्ण स्वराज की घोषणा की और इसे प्राप्त करने के लिए महात्मा गांधी ने अपने प्रसिद्ध दांडी मार्च को 12 मार्च 1930 को सब्र अवज्ञा आंदोलन से प्रारंभ किया, जो साबरमती से लेकर दांडी तक 78 अनुयायियों के साथ पैदल चल के नमक कानून को तोड़ा। उसके बाद गांधी जी और इरविन के बीच 1931 के बाद गांधी जी ने सविनय आंदोलन वापस ले लिया। गांधी इरविन समझौता 1931 में होने के बाद महात्मा गांधी ने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया। सन 1937 में अनेक प्रांतों को कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ। मुस्लिम लीग ने मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुसलमानों के लिए पाकिस्तान नामक एक नए राज्य के निर्माण के लिए मांग की। और कब की थी? 1940 ईस्वी में। अंग्रेजों के जिद्द प्रयासों में भारतीयों को सहयोग मांगने के लिए क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया, परंतु यह असफल रहा। भारत ने क्रिप्स मिशन को यह बता दिया कि हम अंग्रेज सरकार की किसी भी तरह से सहायता नहीं करेंगे। इसके बाद 8 अगस्त 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी ने अपना भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने इसे सख्त से दबाया। जितने भी यहाँ पर हमारे नेता थे वो सभी को जेल भेज दिया गया। रास बिहारी बोस आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। तो सिंपल सी बात है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो रास बिहारी बोस ने। और इसी को नया सिरा से सुभाष चंद्र बोस ने 1943 ईस्वी में क्या किया? नया सिरे से आज़ाद हिंद फौज की गठन की। और उसी को नया सिरा से गठन करने के बाद उसने अपना पदभार ग्रहण किया और उसका नेतृत्व किया। आज़ाद हिंद फौज के 3 नेताओं में ऐतिहासिक लाल किले पर मुकदमा चलाया गया, परंतु बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। शिमला सम्मेलन की समस्या के लिए समाधान ढूंढ पाने में असफल रहा और 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन की अंतरिम सरकार ने गठन की। संस्तुति लिए लॉर्ड माउंटबेटन ने 1947 में गवर्नर जनरल बना और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। और इस प्रकार 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र राज्य बन गया और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अलग हुआ था। ठीक है, कुछ प्रमुख क्रांतिकारी थे विनायक दामोदर सावरकर, खुदीराम बोस, मदन लाल ढींगरा, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह आदि थे। इस प्रकार देखो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन 2 जो 1919 से 1947 तक चली, यह चैप्टर खत्म हो गया। तुम लोग जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं ये सभी बना लोगे। MCQ हैं, ट्रू फॉल्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, शॉर्ट आंसर हैं, लॉन्ग आंसर हैं, सभी को बना लेना